इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए मैं अपने धर्मगुरुओं से जानना चाहूंगा कि गर्भ के अंदर हत्या कहां तक जायज है। वह सामाजिक बुराई जिसने सभी को झकझोर के रखा। जहां कन्या भ्रूण हत्या की बात होती है, वहीं पर सड़कों पर, नालों के ढेर में, कूड़ों के ढेर में लड़कों के भी शव बहते हुए मिलते हैं। क्या ये सब जायज है? हम समाज में क्या सोचते हैं? आइए इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए आज के एंकर जमशेद सिद्दीकी से अनुरोध करूंगा कि वह आए और धर्मगुरुओं का सबसे पहले पक्ष जाने। इंसानों की बस्ती में शैतान से बुरा काम किया इंसानों ने। कितना घिनौना काम किया इंसानों ने। बच्चा माँ की कोख में मार दिया हैवानों ने। आज इस ज्वलनशील मुद्दे पर एक परिचर्चा एशियन न्यूज़ द्वारा, सबसे पहले मैं हमारे सम्मानित महानुभावों का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारे एशियन न्यूज़ की पहल पर यहाँ पहुँचे और हम अपने धर्मगुरुओं की राय भी जानेंगे, हम हमारे कानून विशेषज्ञों की राय भी जानेंगे। सबसे पहले मैं हालात पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर मेहताब अमरोही जी से जानना चाहूँगा कि हालात पे थोड़ी रोशनी डालें। आज जिस मसले को लेकर एशियन न्यूज़ ने ये कदम उठाया है, बहुत ही काबिल मुबारकबाद है। चूँकि लगातार समाज में लड़कों की और लड़कियों के जो तनासुब है, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क आता जा रहा है और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो कुछ दिनों में लड़कों के लिए शादी करने के लिए लड़कियां नहीं मिलेंगी। इसलिए ज़रूरी यह है कि समाज का सभी तबका इसको लेकर गंभीर हो, संजीदा हो और इसके लिए बाकायदा एक अवेयरनेस स्कीम चले, एक अभियान चले जागरूकता का और लोगों को बेटी की अहमियत, बेटे की अहमियत दोनों का एहसास कराया जाए। और सबसे मेन बात यह है कि इसमें सरकारी तंत्र कुछ नहीं कर सकता। इसमें जो कुछ करना है वो समाज को करना है, सभी धर्मों के लोगों को एकजुट होकर करना, तभी हम इस मसले से निपट सकते हैं और इस समस्या का समाधान हो सकता है। धन्यवाद मेहताब जी। हमारे साथ मौजूद है IBN 7 के रिपोर्टर डॉक्टर तारिक अजीम साहब। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि वो अपनी राय रखें। एशियन की इस पहल का मैं स्वागत करता हूं कि अच्छी पहल है और इसमें सबसे बड़ी जो मुझे शिकायत है वो शहर के उन डॉक्टरों और उन पैथोलॉजी लैब से है जो इसको टेस्ट करते हैं, उन अल्ट्रासाउंड सेंटरों से है जो इसको बताते हैं कि लड़की है या लड़का है। अगर वो इसको बंद कर दें तो मेरे ख़्याल में इसमें बहुत बड़ी कमी आएगी और जिस तरीके से ये पिछले दिनों में लड़कियां नालों में बहती हुई दिखी हैं, उसके ऊपर पूरी एक रुकावट लगेगी
उसमें सबसे पहले हमारा जो ये सरकारी तंत्र है वही इसमें शामिल है। अगर वो सख्ती से इस पर पहल करे तो इसमें बहुत हद तक कमी आ सकती है। एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं कि हमें हमारे शहर के सम्मानित चिकित्सा पेशे से कोई शिकायत नहीं है, सम्मानित डॉक्टरों से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो अवैध जच्चा बच्चा केंद्र फर्जी डिग्री लगा के, फर्जी बोर्ड लगा के जो घनी बस्तियों में कुकुर मुत्तों की तरह उगाए अवैध जच्चा बच्चा केंद्र जो उगाए हैं, उनके खिलाफ हमारी रोक के लिए पहल है। और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मेरे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तान के डॉक्टर दीपक अग्रवाल जी। मैं उनसे जानना चाहूँगा उनकी राय। पहले तो मैं एशियन न्यूज़ का धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और ये एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। जहां तक ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर बहुत लंबी एक चर्चा चल सकती है। हमारे हिंदू शास्त्र कहते हैं यत्र नार्यस्ति पूजन्ति रमन्ति तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। और हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में हमेशा नारी की पूजा होती रही है। लेकिन जो वर्तमान परिवेश है, जो आधुनिकता की जो दौड़ चल रही है, सब जगह व्यापार हावी हो गया है, नैतिकता का पूरी तरह ह्रास हो गया है। जो मुद्दा कन्या भ्रूण हत्या का है, हमारे धर्मशास्त्र जो कुछ तथाकथित लोग हैं उन्होंने उसे इस तरह से भी तोड़ा मरोड़ा है कि हम जो श्राद्ध है, जो तर्पण है वो बेटी कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो अंतिम संस्कार होता है उसमें ये बेटों को अधिकार है। लेकिन इसमें भी अब परिवर्तन आ रहा है। तमाम जगह ऐसा हुआ है कि बेटियों ने आगे बढ़ करके अपने माता पिता का अंतिम संस्कार किया है, तर्पण भी वो करती हैं। हमारे यहाँ कांवड़ लेने जाते हैं, कांवड़ लाने के लिए लड़कियाँ आगे आने लगी हैं। लड़कियों ने समाज में एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। अगर हम 5 दशक के दौरान की बात करते हैं तो 5 दशक पहले तक जो शिक्षा से लड़कियां, नारियां दूर थीं, वो शिक्षा भी उनके पास तक पहुंची है। लेकिन साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी बढ़ी है उस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी हो रहा है। कन्या भ्रूण हत्या का प्रश्न जो है ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी हमारे यहाँ जब किसी की लड़की हो जाती थी तो वो गला घोट करके और एक डिब्बे में या घड़े में बंद करके उसे दाब दिया जाता था। ऐसा हमारे यहाँ प्रमाण मिलते हैं। लेकिन अब जरूरत कहाँ पे है? कानून अपना काम करता है। कानून तो बहुत बने हुए हैं, कानून बन जाते हैं, लेकिन कानून का सख्ती से पालन नहीं हो रहा। पालन न होने के कारण ही ये समस्या आ रही है। अब जैसे हमारे सामने एक बहुत अच्छा उदाहरण है, सब्सिडी वाला मुद्दा चल रहा है गैस का। जब सरकार ने कड़ाई से लागू किया कि सभी को 6 सिलेंडर मिलेंगे तो सब चुप हैं, खामोश हैं और सब चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। कनेक्शन लगातार कट भी रहे हैं। तो क्या वजह है कि सरकार एक कानून बना हुआ है उस कानून को लागू नहीं करा पा रही? अगर सरकार इस कानून को सख्ती से लागू करा दे, हमें ये पता ही ना चले कि हमारे भ्रूण में क्या है, लड़का है लड़की है, तो ये हत्या अपना भी रुक जाएगी। तो यहाँ एक व्यावसायिकता हावी है और इसमें सरकार की भी कमजोरी है। जहाँ तक प्रश्न सामाजिक संगठनों का है तो हमें कोई सामाजिक संगठन बहुत नहीं दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ इस मुद्दे को उठा रहे हों या कोई सामाजिक संगठन ने कोई अभियान चला रखा हो। हम देख रहे हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता भी अब जो है वो व्यापार से जुड़ गए। अब समाज क्षेत्र में भी डिप्लोमा डिग्रियाँ मिलने लगी। अब हमने एक छात्र से पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो? वो साहब मैं तो समाज क्षेत्र में पीजी डिप्लोमा कर रहा हूँ। जब एक व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक कार्य करने के लिए पीजी डिप्लोमा कर रहा है, पढ़ रहा है, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं पैसा कमाने की मंशा तो होगी। पहले जो लोग बाग थे वो निष्ठा लगन के साथ समाज की सेवा करते थे। अब समाज की सेवा करने का किसी का कोई चाव नहीं रहा। दूसरी बात, जो महिलाएं हैं, महिलाएं को शोषण के लिए जिम्मेदार हैं। जहाँ तक प्रश्न है कि हमारे सामने एक समस्या ये आती है, जब लड़की की शादी होती है तो लड़की की शादी में दहेज है उससे लोग बाग घबराते हैं। अगर हमारी बेटी पढ़ लिख भी गई, कामयाब भी हो गई, उसके बाद भी जब शादी होगी तो उसमें दहेज देना पड़ता है और उस दहेज की मांग महिलाएं करती हैं। अगर इस दहेज पर अंकुश लगे तो मैं समझता हूँ
साथ ही इस कन्या भ्रूण हत्या पर भी अंकुश लगेगा। दूसरा, सरकार प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम चला रही है। सरकार को और प्रोत्साहन के कार्यक्रम चलाने चाहिए कि जिनके बेटियां होंगी उन्हें इन योजनाओं का लाभ मिलेगा या उन्हें नौकरी में लाभ मिलेगा। दूसरा, शिक्षा में तो लाभ मिल ही रहा है। इस तरह की और सामाजिक जागरूकता की ज़रूरत भी है, जागरूकता भी होनी चाहिए। इसमें सभी मिलकर के काम करेंगे तब इस स्थिति में बदलाव आ सकता है। एक अकेला कोई क्षेत्र अगर काम करेगा तो इसमें बदलाव आना संभव नहीं है। दूसरा, जो एक अश्लीलता बढ़ी है उस पर भी अंकुश लगना चाहिए। जिस तरह से आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, इसी प्रकार का एक कार्यक्रम जो इस समय मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो फिल्म आ गई हैं, फिल्मों में अश्लीलता और धारावाहिकों में जो अश्लीलता बढ़ी है उन पर भी अंकुश लगना चाहिए। और इसके लिए हमें एक जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है और सामूहिक प्रयास की इसमें ज़रूरत है। डॉक्टर दीपक अग्रवाल जी ने जागरूकता की बात कही। ये सच है कि पिछले काफ़ी कुछ समय से फिल्मों के दृश्य और हमारे टीवी सीरियल कुछ इस तरीके के आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गंभीर। मैं जानना चाहूँगा, कन्या भ्रूण हत्या निदान समिति की पूर्व अध्यक्षा है हमारी श्रीमती आसिफा आलमी जी। आज हाशमी डिग्री कॉलेज में एक ऐसे टॉपिक पर संगोष्ठी का एहतमाम हुआ है कि जिसके लिए जहां हाशमी कॉलेज के बानी और मीडिया के लोग एसीएन वालों ने जो ये प्रोग्राम रखा है, इसके लिए आप लोग मुबारकबाद देती हूं मैं कि जब मीडिया अवेयरनेस की तरफ बढ़ेगा तो जाहिर है कि वो जितने प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगे। जहाँ तक इस टॉपिक का सवाल है, ये एक ऐसा अपराध है और जघन्य अपराध है और घिनौना अपराध है कि जिसके लिए पूरी तारीख उठा के देखिए कि मज़हब इस्लाम से पहले 1400 साल से पहले लड़कियां एक ऐसी शाप की नज़र से देखी जाती थी, एक बोझ की नज़र से देखी जाती थी कि उन्हें पैदा होते ही ज़िंदा दबा दिया जाता था। आज फिर वही दौर आया है। बचपन में अगर हमने कभी सुना है कि कहीं ऐसी चीज़ मिली है तो लोग थर्रा उठते थे और ये सोचा करते थे कि अगर उस एरिया में हुआ है तो वो एरिया जो है वो बहुत गिरे हुए निगाह से देखा जाता था कि इस समाज में, इस एरिया में इस कदर गंदे काम हो रहे हैं। आज अभी इसी हफ्ते में शायद 3 भ्रूण मिले हैं कम से कम, और बिल्कुल समाज खामोश है। समाज को ये पता ही नहीं कि हो क्या गया। और इसकी वजह ये है कि जैसे दीपक साहब ने बताया कि ये जो मोबाइल का जो चलन है और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसने जो एक हंगामा कर रहा है, दे दिया है, ट्रेनिंग करा रहे हैं बच्चों को। मैं तो ट्रेनिंग ही मानूंगी अश्लीलता की। उसने इतनी बेहयाई बेशर्मी कर दी है कि पता ही नहीं, समाज में अवेयरनेस नाम की चीज़ नहीं है और हमें सबको मिलकर समाज में एक बेदारी तो लानी होगी। हम जगह जगह कैंप लगाते हैं और ये अंदाज़ा होता है कि समाज को तो कुछ पता ही नहीं। ये शहर में जो लोग दिखाई देते हैं सूटेड बूटेड, वो अंदर से बेदारी नाम की चीज़ नहीं है। उनकी लड़कियां क्या कर रही हैं, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। और जहाँ कन्या भ्रूण हत्या कानूनन एक ऐसा अपराध है कि जहाँ उम्र कैद भी हो सकती है, 10 साल की सज़ा और फाइन भी हो सकता है, वहाँ समाज का वो वर्ग जो अपने आप को बहुत समाज सेवी कहता है, वो इतना सोया हुआ है कि जिस तरह ये एशियन वालों ने ये संगोष्ठी रखी है, अगर हम हर घर में ये बेदारी लाएं, जिस तरह साक्षरता मिशन था कि हम सब लोग एक पर एक कह दिया गया था कि बराबर वाले को साक्षर करो, और काफ़ी हद तक हम 80% सक्सेस हुए हैं। इसी तरह पोलियो अभियान चला, पोलियो अभियान में सब लग गए और इस अभियान से ही फ़ायदा हुआ कि हमारा डिस्ट्रिक्ट भी फ्री हो गया और लगभग हिंदुस्तान का बहुत कम ऐसे एरिया हैं जिसमें पोलियो के लक्षण पाए जाते हैं। तो इसी तरह ये भी एक मिशन है। इस मिशन में जहां आप लड़कियों को बचाना चाहते हैं, वहां आप ये भी गौर करें कि उस वर्ग को, जो लड़का वर्ग है, जो बेटा वर्ग है, उसको भी आप सही माशरे में सही पहचान बताएंगे। गंदगी को दूर करने के लिए लड़की को ख़त्म करना या किसी पैदा होने से पहले ही मरवा देना,
ये समाज को संभालने का काम नहीं है, बल्कि ये फ्री लाइसेंस मिल गया कि कोई कुछ नहीं कहेगा, आप कीजिए जो कुछ करना है। इसके लिए जहाँ हम लोग तो बिल्कुल ही 100% जिम्मेदार हैं। भ्रूण हत्या की बात में करूँगी कि लड़की जब पैदा होती है तो हमारा समाज इतना बेदार नहीं हुआ है, इतना अवेयर नहीं है कि इतनी सन्नाटा छा जाता है और एक बुजुर्ग लोगों के मुंह से बेसाख्ता एक निकलता है, खैर कोई बात नहीं, लड़की सब बराबर है, अल्लाह किस्मत अच्छी करे। यानी इतना नर्वस हो जाते हैं। और जब लड़का पैदा होता है तो जश्न होता है। तो माँ बाप जब ये भेदभाव लेके चलते हैं तो वो भेदभाव जो है, लिंग भेदभाव जो है, वो आखिर तक ये हद तक ला देता है कि पूरे मुल्क का जो बैलेंस है, लड़का और लड़की के, मर्द औरत का जो बैलेंस है, उस बैलेंस को इतना तोड़ दिया गया है। इतना करप्शन है कि 1000 पे जब 900 या 850 लड़कियां होंगी तो जाहिर है करप्शन खुलकर होगा। और खुलने का करप्शन का ये हुआ कि आज जो हालत है वो यही है। मैंने जब सर्वे किया, जब मैं इसकी अध्यक्ष थी समिति की, जब डॉक्टर ज्ञान सिंह डॉक्टर थे यहाँ, जब मैंने सर्वे किया था तो मुझे बड़ा तकलीफ हुई थी ये देखकर कि जो पढ़ा लिखा समाज है, जो बहुत सब कुछ जानता है, उसके यहाँ ये चीज़ पाई गई कि बस एक ही लड़की काफ़ी है। और उसके यहाँ ये पाई गई कि लड़की हमें नहीं चाहिए। एक तो ये होगा कि हम लड़की पैदा नहीं करें कि हमें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए का मतलब है कि अगर लिंग की पहचान हो गई तो ख़त्म कर देंगे। और जब मैं बहुत इंटीरियर में गई, जो बहुत बेचारे मजदूर लोग थे, उनके यहाँ मैंने ये चीज़ नहीं देखी। इसकी 2 वजह थी। एक तो ये कि वो अर्निंग मेंबर, बच्चा पैदा होगा तो 10-10 रुपये पे वो नौकर रख देंगे, बच्चियों को कहीं बर्तन धुलवा देंगे। लेकिन इसके साथ ये भी है कि कम से कम वो अगर जाहिल लोग हैं और समाज की कोई मामलात को नहीं जानते तो वो ऊपर वाले से ज़्यादा डरते हैं कि जो ऊपर वाले ने दिया है तो हम इसको नशोनुमा करेंगे, परवरिश करेंगे, इसको अच्छी तरीके से खिलाए पिलाएंगे। आज भी समाज में देखिए, जो लड़कियां अपने शौक़ से पढ़ती हैं वो बहुत आगे बढ़ जाती हैं। हम लोगों में ये चीज़ पाई जा रही है, उसकी वजह भी ये भ्रूण हत्या है। और दूसरा ये कि जो अल्ट्रासाउंड है, और जैसे कि अभी तारिक ने भी कहा कि, और इन्होंने जमशेद ने, कि ये जो जच्चा बच्चा केंद्र है, कोई लाइसेंस नहीं है, कुछ नहीं है, या जो नर्सें घूमती हैं, सो कार्ड दाया कहूँगी मैं, मिडवाइफ घूमती हैं जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, वो दरअसल ये एक कमर्शियल स्टेप लेती हैं कि आपका बच्चा है, ठीक है, हम ये काम कर देंगे, इतना पैसा चाहिए। तो जो सुकून कल्ब है, सुकून जिस्म है, जो कुछ उन्हें ज़रूरत थी सब कुछ करने की, वो तो उन्होंने कर लिया। अब उसको आगे लाने के लिए उनको सहारा मिल रही है। अच्छा, सरकारी तंत्र में ये कि जो आशाएं हैं, जिन्हें अब आशाएं कहने लगे नर्सों को, उनका भी काम यही है। अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पे ये चीज़ें बहुत पाई जाती हैं। लिख दिया है उन्होंने कि लिंग की पहचान करना हम नहीं बताएंगे, ठीक है, वो तो उनकी मजबूरी है। लेकिन मैं एक और वाक़या सुनाऊं कि करीब इसी पिछले 2 साल पहले की बात है। मैं इलाहाबाद थी, वहाँ मेरे मुझसे घर के शिफ्ट में वो पेपर निकल गया, बहुत हिफाजत से रखा था। तो मैंने वो अखबार अचानक नज़र पड़ी, तो अखबार में जो मैंने पढ़ा, उस ज़माने में अल्ट्रासाउंड सेंटर से बड़ी सख्ती हो रही थी, मैंने ये पढ़ा कि वो डॉक्टर वो जाता है अल्ट्रासाउंड कराने, फैमिली जाती है। तो ये जब छापा पड़ा तो ये पता चला कि अगर डॉक्टर के हाथ में रेड रुमाल होगा तो समझिए कि लड़की है, अगर वाइट होगा तो लड़का है। यानी हमने कहा भी नहीं, हमने बताया भी नहीं, हमने कुछ नहीं कहा, आपको मैसेज दे दिया। तो ये सरकारी तंत्र और डॉक्टर्स और समाज सब बिल्कुल जिम्मेदार हैं, बराबर के जिम्मेदार हैं। लेकिन मेरे ख्याल से 70% माएँ कभी नहीं चाहेंगी कि उनसे भ्रूण अलहदा करा दिया जाए। अब ये पक्ष करें कि औरत का शोषण करती, भारत शोषण तो हमारा हो रहा है, मैं करूं या मेरे हस्बैंड करें, मेरे भाई करें, पड़ोसी करें, लेकिन उस लड़की का शोषण हो रहा है। और उस लड़की के शोषण में जिम्मेदार हम सब हैं। अगर हम लोग, एक टॉपिक में आपको एक बात कह के अपनी बात खत्म करना चाहूँगी कि अगर हम सब ये कसम खा लें कि हम अपने बेटे को इस काबिल बनाकर सेटलमेंट करके शादी करेंगे और लड़के से ये कहेंगे कि तुम अपने हाथ पैरों से अपना काम करो और हम शादी जो है बिना जहेज की होगी। अगर हर लड़के के जहनी तौर पर ये
बिठा दिया जाए कि तुम्हें शादी करनी है, बगैर जहेज के शादी होगी, तो शायद ये कन्या भ्रूण हत्याएं कम हो जाएं। बस मेरा एक ही मैसेज है कि अपने लड़कों को इतना इस काबिल कर दीजिए कि किसी की लड़की जो है उसकी आहुति ना हो, मरने जिंदा पैदा होने से पहले ना मरे वो। उसको समाज में आने दीजिए, उसको लड़की जैसा सुलूक कीजिए, लड़के की बराबर समझिए, उसको भी दुनिया में सांस लेने दीजिए और उस गुनाह से बचिए जो गुनाह अजीम है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि और एक ये कि आप लोगों ने बहुत अच्छा कदम उठाया, लेकिन मैं जहाँ बैठती हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहाँ मेरे सामने अभी तक कोई भी कन्या भ्रूण हत्या का केस नहीं आया। इसकी वजह यह है कि हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको शेल्टर दे रहे हैं उस फैमिली को कि जहाँ वह हत्या हो रही है। हम में से कोई तो दे रहा है, चाहे पुलिस विभाग दे रहा हो, चाहे डॉक्टर दे रहे हो, या हम दे रहे हो, या भाई बहन दे रहा हो, हम में से कोई ऐसा शेल्टर दे रहा है। क्यों नहीं कानूनन वहाँ तक क्यों नहीं आते लोग? कम से कम किसी एक को तो सज़ा दिलवा दें। इसके साथ ही मैं तुम लोगों को मुबारकबाद देती हूँ और जहाँ मेरी ज़रूरत हो मैं हाजिर हूँ। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत धन्यवाद आसिफा जी। आसिफा जी ने बहुत अच्छी बात की कि टीवी और ये चीज़ें तो हैं, लेकिन इंटरनेट और मोबाइल का भी उन्होंने जिक्र किया। और आज वास्तव में मोबाइल और इंटरनेट ने हमारी युवा पीढ़ी को बिल्कुल बर्बादी की कगार पर लाके खड़ा कर दिया है। वैलेंटाइन डे, हक डे और ये रोज़ डे, न जाने कितने ऐसे दिन जो हमारे इंटरनेट पर हमारी युवा पीढ़ी बढ़ चढ़ कर उसमें भाग ले रही है। और उसे हमारे साथ अमेरिकी शायर नूर अमरोही जी मौजूद हैं। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा पश्चिमी कल्चर के बारे में। सबसे पहले तो एशियन न्यूज़ को मुबारकबाद कि उसने एक ऐसे सुलगते हुए टॉपिक को छेड़ा कि जो समाज के अंदर एक बहुत ही नासूर बनता जा रहा है और बड़ी बुराई पैदा कर रहा है। मैं समझता हूँ ये एक ऐसा तरह का डिस्क्रिमिनेशन है कि जिसके ख़िलाफ़ हमें समाजी तौर पर और मजहबी तौर पर बेदारी लाने की ज़रूरत है। और कानून हिंदुस्तान में जिस तरह लागू होते हैं वो आप हम सब वाकिफ़ हैं। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर तो ये है कि पैदाइश से पहले बता दिया जाता है अल्ट्रासाउंड के ज़रिए, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन इतने सख्त हैं कि उसके ख़िलाफ़ कोई जा नहीं सकता। लेकिन हिंदुस्तान में सूरत हाल जो है तो उसके बरक्स है और यहाँ पे ये है कि पाबंदी है, उसके बावजूद बता दिया जाता है। दूसरी बात ये, कत्ल किसी का भी हो इंसानियत का, हर धर्म में, हर मज़हब में, हर रिलीजन में उसकी सख्ती से मुखालफत की गई है। बिलखुसूस मज़हब इस्लाम में तो ये कहा गया है कि किसी एक का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और लड़की जिसे बेटी भी कहा गया, माँ भी कहा गया, बहन भी, और इसके मुख्तलिफ रूप हैं। और जहाँ से वो जन्म ले रही है वो बजाते ख़ुद एक बीवी है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, उसको उस हकीकत से आशना कराना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा भयानक जुर्म तुम करने जा रही हो। तो इसके लिए मुख्तलिफ असबाब हो सकते हैं, जिसमें मैं समझता हूँ एक सबसे बड़ा ज़रिया जो गायकोनोलॉजिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके अंदर ये बेदारी लाना चाहिए कि आप लोग मसीहा हैं कौम के, आप लोग कातिल ना बने और इसके ख़िलाफ़ आपको सबसे पहले आगे आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जहाँ पर ऐसे केसेस हैं, प्रेगनेंसी है और ये सब कुछ होने वाला है, तो उनकी काउंसलिंग हो और हस्बैंड वाइफ को बुलाकर उनको बताया जाए कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं और क्लासेस इस तरह की लगाई जाएं। दूसरी बात ये कि जिस मज़हब से भी उसका ताल्लुक़ है उस रोशनी में उसकी अहमियत को वाज़े किया जाए। इस्लाम में तो ये कहा मर्द औरत को कि हुन्ना लिबासुल लकुम अंतुम लिबासुल लहुन, हमने तुम दोनों को एक दूसरे का लिबास बनाया। तो लिबास कभी भी अधूरा नहीं रहता है। अगर आप लड़के को जो है तो उसकी आमद को नहीं रोक रहे, लड़की की आमद को रोक रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है मज़हब के ख़िलाफ़, इंसानियत के ख़िलाफ़। तो मैं समझता हूँ उसको बहुत मुख्तसर अगर अल्फाज में मैं ये कहूँ कि डॉक्टर हजरात उसमें वो बेदारी लाएँ। कॉलेजेस या स्कूल के अंदर, उसके अंदर भी इसकी क्लासेस करके और बताया जाए तो एजुकेशन जो है तो उस मैं समझता हूँ इस लेवल पर अगर काम करे तो वो भी एक अहम किरदार अदा कर सकती है। डॉक्टर हजरात किरदार अदा कर सकते हैं, जो हमारे समाज के सोशल वर्कर या उससे जुड़े हुए हैं समाजी खिदमत से, वो जगह जाकर घर घर जहाँ पर वो केसेस देख रहे हैं वो इस चीज़ की अहमियत दिलाएं, तो मैं समझता हूँ इस तरह बेदारी आ सकती है। और इसमें ख़ात्मा तो तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन बहुत बड़ी हद तक इसमें कमी आ सकती है। बस मैं यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत
बहुत धन्यवाद नूर साहब। हमारे पास हमारे धर्मगुरु भी मौजूद हैं, हम उनकी राय भी जानना चाहेंगे। हमारे पास हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अब्दुल रज़ाक साहब हैं, पंडित रामनाथ दुबे जी शांति कुंज गायत्री परिवार हरिद्वार से यहाँ हैं, और डॉक्टर CL डोनाल्ड जी हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं, हम उनकी भी राय जानना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर शाकिर अमरोही जी। आदाब। कन्या भ्रूण हत्या जैसे संवेदनशील मुद्दे पर हाशमी कॉलेज में जो आज ये संगोष्ठी हुई, मुझे फिल्म अभिनेता आमिर खान की याद आ गई। चूँकि भाई जमशेद ने मुझे कल फ़ोन किया था और मुझे लगा कि इस मुद्दे पर मुझे भी आगे आना चाहिए। मैंने तभी तुरंत ही उनसे कहा भी कि हाँ, ये मुद्दा ऐसा है जिस पर हम सब लोगों को मनन करना चाहिए। लेकिन इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त करने से पहले मुझे एक और चिंता करनी होगी, और मुझे नहीं, आप सबको भी करनी होगी, क्योंकि आप भी सब इंटेलेक्चुअल्स जमात में आते हैं। अमरोहा शहर में जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में है, दानिश्वरों का शहर कहलाता है। इतनी छोटी तादाद देखकर मुझे भी लगा कि अभी उन लोगों को भी जगाने की जरूरत है, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या सिर्फ चंद लोगों का मुद्दा नहीं है, एक पूरे समाज का मुद्दा है। और इस मुद्दे पर आम आदमी, चूंकि सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, हमें सबको उस मुद्दे पर मनन करना चाहिए। ASEAN जो ग्रुप है इस मुद्दे पर आगे आया है, इनके साथ हमें और यूनिटें बनाकर सहयोग करना चाहिए और इस मुद्दे को बड़े लेवल पर चलाना चाहिए। आज मैं चूंकि मुद्दे को देख रहा था तो मुझे पता लगा 243 केस कन्या भ्रूण हत्या के सिर्फ दर्ज हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो कि पूरी यूपी में 243 केस, अभी मेरी राय में 11वां महीना चल रहा है और 11वें महीने में 243 केस ये बताते हैं कि पुलिस इंटरेस्ट नहीं लेती। हमारी व्यवस्था इसमें दोषी है और हम उन केस को कितना अवॉइड करते हैं। 3 लोगों को मैं सुन चुका हूं, आसिफा बाजी, डॉक्टर दीपक अग्रवाल जी, भाई नूर अमरोवी साहब, काफी कुछ इन्होंने वो तस्वीर पेश की है जो सबको पता है। हमारे समाज की जो स्थिति है उस पर इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपनी बात कही। मेरी नजर में निश्चित रूप से हमारी व्यवस्था दोषी है और उस व्यवस्था को बनाने में हमारी कुंठित मानसिकता दोषी है। हम सब लोग समाज में जहां डिस्प्ले हो रहा होता है वहां पर दूसरा नजरिया रखते हैं, अपने आप को बहुत आइडियल पेश करने की कोशिश करते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं करते। ये हमारी मानसिकता इसके लिए जिम्मेदार है। हम जब लड़कियों का लेवल आता है, लड़कियों के स्तर पर जाके बात होती है, कन्याओं के स्तर पर बात होती है, तो बड़े खूबसूरत भाषण देते हैं, लेकिन अमली तौर पर जब हम उनके प्रैक्टिकल लाइफ को देखते हैं तो वह बात सही साबित नहीं होती। इसे दोहरा चरित्र बोलते हैं। और दोहरे चरित्र की इस मानसिकता को, कुंठित मानसिकता को हम जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक हम शायद सच्चाई को, हकीकत को अपने सामने पेश नहीं कर सकते। इसलिए जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, इस सामाजिक व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए हमें सबसे पहले एक ऐसी मानसिकता समाज में प्रस्तुत करनी चाहिए। हालांकि मैं ये भी मानता हूं कि पिछले 10, 15, 20 सालों में जो हमें समाजी लेवल पर शऊर है उसमें काफी बदलाव भी आया है। आसिफा बाजी अभी कह रही थी, वो काफी हद तक प्रैक्टिकल बात है, काफी हद तक बदलाव है। अब लोग जो हैं, जो चैनलों पे चीजें देखते हैं जहां पर अश्लीलता परोसी जाती है, उसको दूसरा नजरिया होता है, लेकिन उसमें एक पीछे संदेश भी जुड़ा होता है। उसी चैनल को, उन्हीं टीवीओ पर हम एक बहुत बड़ी जागरूकता अभियान भी देखते हैं और उसमें से एक संदेश लेते हैं कि हमें कन्याओं को या अमुक बात को, कन्याओं से लेवल नहीं है, एक समाज से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे पर जिससे वो सरोकार रखता है, उस मुद्दे को जब हम देखते हैं तो उसमें एक संदेश छिपा होता है। अब ये आपके अडॉप्ट करने की बात है कि आप उस संदेश को कैसे लेते हैं। कहीं कहीं आप देखते हैं कि एक कहानी प्रस्तुत की जा रही है, उस कहानी में बहुत सी अश्लीलता ऐसी होती है, हम बड़े चाव से उसे देखते हैं, उसके तौर तरीकों को देखते हैं, लेकिन कहीं कहीं जब लास्ट में आके उसका निचोड़ आता है, कंक्लूजन आता है,
तो हमें लगता अरे ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। तो बात उसके ग्रहण करने की है कि जो संप्रेषणता हो रही है या एक लेखक जो रचना धर्मिता कर रहा है, उस धर्मिता को हम कहां तक पालन कर रहे हैं, उसको हम अडॉप्ट कैसे कर रहे हैं। इस मानसिकता को बदलाव इसमें लाने की जरूरत है। और जो यहाँ डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी साहब बैठे हैं, ये समाज के बड़े जिम्मेदार लोग हैं। एक कॉलेज चलाते हैं और वह भी महिलाओं का, कन्याओं का, उस लेवल पर है, इन्हें बड़ी जिम्मेदारी इस क्षेत्र में निभा सकते हैं। मैं ये इनको आगे बढ़ाने का मतलब ये मेरा बिल्कुल नहीं है कि मीडिया में रहते हुए या समाज में रहते हुए मैं इससे विमुख हो रहा हूँ। हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम भी समाज के एक अग्रणी लोग हैं। लेकिन चूंकि ये महिलाओं में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उसमें अपना अपना योगदान दें, तो निश्चित रूप से वो कुंठित मानसिकता को हम बदल सकते हैं। कुंठित मानसिकता के पीछे बहुत फैक्टर हैं। आप सब सोचेंगे, आपको सबको समझ में आ जाएगी। जो आज बाजारीकरण का हमला है, और वो कौन सा वाला, विश्व लेवल पर बाजारीकरण से अभिप्राय आप सब लोग समझते हैं, चूंकि इंटेलेक्चुअल हैं, हम पैसे के पीछे इतना भाग रहे हैं, हम साधन संपन्न होने के लिए ऐसे कुछ काम भी कर रहे हैं जो हमारी सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने का काम करते हैं। सामाजिक व्यवस्था तो बहुत बड़ी पीछे की बात है, हम देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। वो सब बाजारीकरण के हमले से हो रहा है। और हम मंचों पर आने के बाद बड़े आदर्शों की बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम देखते हैं तो हम भी उसी रो में बहरे होते हैं जिसमें सब पैसा कमाने की धुन में है। तो ऐसे ही लेवल पर आकर दहेज एक फैक्टर हो सकता है। बच्ची का आप कह सकते हो कि समाज के लेवल पर उसका सौदा, जैसे आसिफ बाबा जी ने कहा, एक कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे बाजार में आप एक पशु को लेकर जाकर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेन देन करते हैं कि ये इतने पैसे का हम लेंगे। ऐसी लड़कियों का हुआ कि हम 10 लाख की शादी करेंगे, 5 लाख की करेंगे, 2 लाख की करेंगे। क्या है ये सब? ये सामाजिक व्यवस्था में एक लेन देन, एक कॉन्ट्रैक्ट है। वो एक कहीं ना कहीं बाजारीकरण से जुड़ा हुआ है। और उस बाजारीकरण के हमले को, उस पैसे की रेलम पेल को लेने के लिए अगर आप उसको देखते हैं सामाजिक व्यवस्था के लेवल पर आने के बाद, तो आपको सही लगेगा कि हम सब लोग उसके लिए दोषी हैं और हमें इसके प्रति सबको सचेत करना होगा। वरना हश्र ये होगा कि जो आज 900 और 950 के बीच में तो जो बड़े अच्छे राज्य हैं उनमें है औसत। हरियाणा जैसे में तो 800 से भी नीचे पहुंच चुका है। तो इस लेवल पर आने के बाद आपको फिर महिला ढूंढे से नहीं मिलेगी, और महिला नहीं मिलेगी तो आप कहीं नहीं रहेंगे, क्योंकि आप ही महिलाओं से हैं। और अगर आपने महिलाओं का इस लेवल पर अगर अनुपात नहीं बनाया तो सामाजिक व्यवस्था आपकी बिगड़ जाएगी। उस पर सभी धर्मों के, अभी आसिफ बाबा जी एक और बात कह रही थी, धार्मिक लेवल पर हिंदू धर्म में भी महिलाओं के काफी सम्मान है। उनके जो ग्रंथ हैं, उनके जो हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत किए जाते हैं, जो भगवान श्री राम का हो, चाहे श्री कृष्ण जी का हो, चाहे इनके पुराणों कोई भी हो, आप उनको मुताला करें। साथ मैंने सही शब्द बोला है, अध्ययन करें मतलब। तो उसमें आने के बाद आपको लगेगा कि इनके यहाँ भी कन्या भ्रूण हत्या किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। आप ये अलग बात है कि जनसंख्या के दबाव में आप 2 ही कन्या को जन्म दें। एक ही कन्या में अगर आपका परिवार चल सकता है, आप सामाजिक जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं, उसके अंग बने रह सकते हैं, तो आप एक ही कन्या बहुत है आपके लिए। जरूरी नहीं है कि 10 कन्याएं, उसको समाज में आप बोझा उठा सकते हैं, समाज को जोड़ सकते हैं, समाज को चला सकते हैं। आप में कैपेबिलिटी है तो निश्चित रूप से आप उसी हिसाब से बच्चों को देखें। और आप जो हैं कन्याओं को पुरुषों के बराबर सामाजिक लेवल पर हैं, चाहे शिक्षा में लें, चाहे वो आप उसको समाज की जिम्मेदारी में कह सकता हूं कि अपनी संपत्ति के बंटवारे को लेकर लें। जब तक आप उसको बराबरी का दर्जा नहीं देंगे तो निश्चित रूप से सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न होगी। मैं समझता हूं मैंने काफी बात अपनी इशारों में कह दी है। बाकी धन्यवाद आप। हमारे सनातन धर्म के पंडित तुलसी राम दुबे जी मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा धर्म के विषय। आज हम इन अपने चैनल वाले भाइयों को, एशियन चैनल ने जो ये काम करके दिखाया है समाज में, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे कार्य करने वालों की जो ज़रूरत है इस दुनिया में। जब जब यह संसार में आपाधापी, पाप, दुष्कर्म बढ़े, तब तब यह किसी ऋषि मुनि के ही अंदर ऐसे विचार आते थे
और वो उस दुनिया के बदलाव के बारे में सोचते थे कि ये हम कैसे इसको बदलें और ये हम इसको समाज से इस कुरीतियों को कैसे दूर करें। तो हम तो इनको एक ऋषि मुनि समझेंगे, जो विचारक होते हैं, जो उस पर विचार करते हैं। रामायण भी हमारी जो धर्म ग्रंथ है वो भी बताती है कि गांधी तनय मुनि चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। जब पाप बढ़ा इस पृथ्वी पर, कंस रावण ऐसे अत्याचारी पैदा हुए जो 8वें गर्भ से उनको शंका था, लेकिन सारे गर्भ को जो है देवकी के समाप्त करते चला गया 8वें गर्भ की चिंता में। तो वहां भगवान को जन्म लेना पड़ा। और भगवान का जन्म कैसे हो, वो संसार को सुधार करने वाले वो प्रभु कैसे आए, उसके लिए ऋषियों ने चिंता किया और उसके लिए उपाय किए। तो भगवान आकर के इस पृथ्वी का भार हरा। जिस जीव को बताया गया है, जिस मनुष्य को बताया गया है, वो नर हो या नारी हो, कि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ है गावा। जिसके लिए है देवता तरसते हैं कि हमें यह मनुष्य का शरीर मिले एक बार। 84 लाख योनियां झेलने के बाद में मनुष्य के शरीर पाने का यह अवसर प्राप्त होता है। और ऐसे शुभ अवसर को पता नहीं कितने जन्मों तक वो कीट पतंगे और क्या क्या पक्षी और जीवों में पैदा हो करके, और वो मनुष्य के शरीर पाने का जब वो हकदार होता है तो उसे बीच से ही समाप्त कर दिया जाता है। ऐसे ये कंस, ऐसे ये पिशाच इस दुनिया से मिटाने के लिए यदि आप लोगों ने यह कदम उठाया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं ऐसे नहीं लिखा गया है, कोई भी धर्म हो, नारियां हमेशा सम्मानित रही हैं। नारियों ने जो ताकत करके दिखाई है देश को, चाहे वो आज़ाद करने का रहा हो और चाहे कहीं से किसी भी चीज़ को लेकर के देखा जाए, तो इनका हमेशा ही आगे ही योगदान रहा। आज सरकार भी अच्छा इनको हर जगह जो है सम्मान दिया है और हर कामों में देखा जा रहा है कि अब रेल के इंजन भी चलाने में इनका नंबर आ गया, तो हर कार्यों में आगे आज भी हैं। और दूसरी चीज यह है, एक बार और ध्यान करके देखा जाए कि यह संसार के जितने पुरुष हैं सारे पुरुष समाप्त कर दिए जाएं इस दुनिया से, खाली नारियां ही बचें, तो यह संसार हमारा पुनः फिर जीवित हो जाएगा और फिर यह दुनिया चल पड़ेगी। यह दुनिया का विनाश नहीं होगा। लेकिन यह संसार से सारी माताएं खत्म कर दी जाएं, सारी नारियां खत्म कर दी जाएं, खाली पुरुष वर्ग हमारा बचे, तो यह संसार विनाश हो जाएगा। क्योंकि पता नहीं कितने करोड़ों माताएं हैं, पता नहीं कितने लाखों के गर्भ में बच्चा पल रहा होगा, और किसी के लड़का होगा, किसी के लड़की होगी, और वो फिर हमारी दुनिया चल पड़ेगी। लेकिन खाली पुरुष भाई बचे तो यह दुनिया समाप्त कर दी जाएगी। नारी का सम्मान जहां है, संस्कृत का उत्थान वहां है। जहां इनका सम्मान है, जहां इनको आगे रास्ता दिया गया है, वहीं हम इनके पीछे चलते हैं। हमेशा नारियों के नाम के साथ बच्चों का नाम जुड़ा हुआ था। आप कहीं जो है देखा होगा, माता फेर, माता बदल, माता प्रसाद, ऐसे नाम आपको मिलेंगे, लेकिन पिता फेर, पिता बदल, पिता प्रसाद आपको कहीं नहीं मिलेंगे। क्यों? उनकी दर्जा, उनका महत्व उनकी ज्यादा थी। आज फिल्मकारों ने, खैर अभी अमरोही साहब ने बताया कि ठीक है, श्रेष्ठ है, कहीं ना कहीं उस अश्लीलता के साथ कुछ ना कुछ हमें दर्शन भी छिपा हुआ है, कुछ अच्छाइयां भी छिपी हुई हैं, लेकिन कुछ चीजों में हद कर दिया है। या आज ये चौराहों पे जो गंदी सीने लगा दी गई हैं, गंदी लड़कियों के चित्र लगा दिए गए हैं, नंगी खड़ी कर दी गई है, वो हमारे भारत की एक मर्यादा पर एक बहुत बड़ा आंच है। कहा गया है कि गंदे चित्र लगाओ मत, नारी को लजाओ मत। कहीं ना कहीं वो हमारा एक बहुत बड़ा अपमान हो रहा है। उससे हमें कोई अच्छी सीख नहीं मिल रही है। हाँ, वो चलो पिक्चर हॉल तक था या उसके अंदर तक थी, कोई भले उससे सीख रहा हो, लेकिन जहाँ ज्यादा अश्लीलता आ गई है उसे हम सड़कों पर उतार दिया, चौराहों पे खड़ा कर दिया।
कहीं गहराई से आप कभी सोचो दिल पर हाथ रख करके कि वो भी किसी की माँ बहन होगी, उसका भी बाप देख रहा होगा कि हमारी ये लड़की इस तरह खड़ी हुई है चौराहे पे। उसे सोचने की बात है। यही सब गंदगी आज हमारे। दूसरा ये भ्रूण हत्या का जो आज ये कार्यक्रम रखा गया, इस पर हम तो सबसे बड़ा दोष इस दहेज दानों को मानेंगे। यह दहेज दानों, चाहे वो हमारे हिंदू भाइयों में हो चाहे मुस्लिम भाइयों में हो, धीरे धीरे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो लिया जाने लगा और उसका रूप बहुत बढ़ गया है, ज्यादा हो गया। उससे आज हर इंसान परेशान है, हर इंसान परेशान है। एक बच्ची हो गई, दूसरा बच्ची जैसे नंबर आया वो सोचने लगता है कि अब हम कहाँ से कैसे क्या करेंगे, क्योंकि अपने से बहुत नीचे उतर करके वो देख नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा। अपने से जरा से बराबरी करने में उसकी सारी इमारतें बिक जाती हैं, अपना पूरा जीवन बेच देता है। तो हम जितने धर्मगुरु हैं, जितने हमारे पत्रकार भाई बंधु हैं, विशेष करके ये सरकार से भी यह अनुरोध है कि इस दहेज दानों को किसी ना किसी तरह इस पर जबरदस्ती किया जाए, इस पर किसी ना किसी तरह रोक लगाया जाए। अभी मैंने एक शादी करी है बच्चे की, गायत्री परिवार के माध्यम से 1 रुपया ही उसमें लिया गया, लगन टीका हमारे यहाँ जो होता है। और इतने प्रसन्न थे वो लड़की वाले, इतना स्वागत किया घर पे उनके बारात जब लेकर के हम लोग गए हैं, इतना प्रसन्न थे कि जो हमें यहाँ खर्च कर रहा हूँ ये आज पहले ले लिए होते तो हम कहाँ से करते, जबकि वो देने लायक थे। बहुत प्रसन्न थे। आज भी वो जरा सा जो है फोन करूं तो इतना गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनको हर तरह की जो है, तो यह चीजें जो है हम अंकुश लगाएंगे। भ्रूण हत्या पर विशेष बल देने की बात है, क्योंकि वह गर्भ कितना जो है कोमल, और ऐसे जीवन को पा करके उसे हम समाप्त कर देते हैं कि जो इस दुनिया में आकर के पता नहीं क्या बनता, बहुत बड़ा कोई सेवक बनता, बहुत बड़ा श्रेष्ठ कोई अधिकारी बनता, बहुत बड़ा वो हो सकता है कोई हमारा नेता अभिनेता बनता या कोई धर्म गुरु बनता, उसका हम पहले ही गला घोंट दिया, उसे समाप्त कर दिया। इससे बहुत बड़ा महापातक कहा गया है। सबसे बड़ा महापाप है कि जिसके हम बारे में समझे नहीं और उसके बारे में ही बोल जाएं। और पाप और पुण्य यह दोनों अपने जगह पे अटल है। ये भ्रूण जो गर्भ में बालक होता है वो अपनी माँ से क्या पुकार कर रहा है, 2 लाइन में है, भ्रूण मचावे हाहाकार। चिल्ला सकता है अंदर अंदर ही, उसकी आवाज परमात्मा सुनेगा, हम तुम तो सुन नहीं पाएंगे। भ्रूण मचावे हाहाकार, माँ मुझको मत करो बेकार। हमें भी आगे आने दो। बेटी बेटा एक प्रकार, सबको जीने का अधिकार। बेटी बेटा एक प्रकार, सबको जीने का अधिकार। एक गर्भ को मुश्किल भारी, जिसके बच्चा नहीं है उनसे पूछो कि एक बच्चे की कीमत क्या है। गर्भ आने के लिए माँ बाप क्या नहीं करता है। वही गर्भ चिल्ला रहा है कि एक गर्भ को मुश्किल भारी, माता मारे किसे पुकारी। जब हमारी माँ ही हमें मार रही है तो किसे पुकारा जाए। मत मारो माँ मुझे गर्भ में, मत मारो माँ मुझे गर्भ में, आने दो संसार स्वर्ग में, आने दो संसार स्वर्ग में। तो आज अभी भाइयों ने और बहन जी ने बहुत अच्छी बातें बताई, उस पर बार बार क्या चर्चा करी जाए। लेकिन यदि इसी तरह हमारा यह मीडिया चेत लिया है और आगे चलने को विचार कर रहा है तो हम समझ रहे हैं कि अब भारत को बदलने में देर नहीं लगेगा। एक दिन ही ऐसा आएगा कि वास्तव में स्वर्ग जो है सोने की चिड़िया जैसे कहा जा रहा था वैसे बनेगा और हम ही लोग इसको बनाएंगे। चारक ऐसे पत्रकार भाई और ऐसे हमारे गुरुजनों के बीच में यह कार्यक्रम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दुबे जी। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अब्दुल रज़ाक साहब, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत।
सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम। काबिल क़द्र और काबिल एहतराम दानिशवरान कौम, जिस अहम और ख़तीर उन्वान पर इस महफ़िल का इनेकाद किया गया है और बहुत से दानिशवरान की आरा और उनकी रायें हमारे सामने आई हैं, मैं उन आरा से क़ता नज़र जो नुक्ता नज़र आप हज़रात के सामने पेश करना चाहूँगा वो खालिस इस्लामी तारीख़ और इस्लामी उसूलों की रोशनी में होगा। कुरान करीम ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज से तकरीबन 1450 साल पहले कुरान की इस आयत में जिस माहौल की अक्कासी और जिस माहौल के पस मंज़र को बयान किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। वो दौर वो था जिस दौर की झलक आज के इस दौर में भी नजर आती। ऐसा भयानक और खतरनाक दौर था कि लोग अपने घरों के अंदर अपनी बेटियों को देखना गवारा नहीं करते थे। जब इसकी हकीकत पर गौर से मुताला किया जाता है तो इसके दो सबब उस जमाने के नजर आते थे। एक सबब जो उस जमाने के लोगों के जहनों में था कि लड़कियों को कत्ल कर दिया जाए, इसलिए कि हम इनको खिलाएंगे पिलाएंगे कहां से। अगरचे ये जो सबब था ये लड़के और लड़कियों दोनों के सिलसिले में था, लेकिन लड़कियों के बारे में ज्यादा गहराई तक ये सबब घुसा हुआ था। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इस सबब को खत्म करते हुए, रद्द करते हुए और इसको बातिल करार देते हुए ये फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। इस कायनात के अंदर कोई भी जानदार ऐसा नहीं है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोजी ना देता हो। आज की टेक्नोलॉजी के दौर में जरा आप गौर करें, मैं तो एक टेक्नोलॉजी का आदमी नहीं, एक इस्लामियात को पढ़ने वाला हूं, लेकिन आप गौर करें कि सारी कायनात कुछ भी नहीं है। ये सारी कायनात मानिंद एक गेंद की है, एक बॉल की तरह से है और ये घूम रही है खला के अंदर। और इस खला के चारों तरफ ये हमें जो नीले रंग का आसमान नजर आता है, ये आसमान नहीं है बल्कि दर हकीकत ये एक धुएं की शक्ल है। इसके बीच के अंदर गेंद की मानिंद एक दुनिया घूम रही है और फिर इसके चारों तरफ सैयारे हैं, सूरज है, चांद है और दीगर चीजें। अगर गौर करें तो हम इस हकीकत पर पहुंचते हैं कि दुनिया अल्लाह की नजर में कुछ भी नहीं है, बहुत मामूली सी चीज है, बहुत मामूली सी चीज है। अल्लाह ये फरमाता है इंसानों तुम ये समझते हो कि बच्चों को रोजी देने वाले हम हैं, बच्चों को पालने वाले हम हैं, तुम्हारा ख्याल इंतहाई दर्जे का गलत ख्याल है, बातिल ख्याल है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। इस रूए जमीन पर जो भी जानदार है उसको रोजी देने वाला अल्लाह है, उसके अलावा कोई रोजी नहीं देता है। लिहाजा ये खदशा अपने जहनों से निकाल दो कि हम औलाद को इसलिए कत्ल कर रहे हैं, मादर रहम से बच्चों को इसलिए निकाल रहे हैं कि इनकी कफालत कौन करेगा, इनको रोजी रोटी कौन खिलाएगा। ये बात जहन से निकाल दो, एक बात। दूसरी बात जो उनके जहनों के अंदर ये थी कि अगर लड़की पैदा होगी, अगर लड़की होगी तो हम किसी के ससुर बनेंगे, हमें किसी को दामाद बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर हमें खर्च करना पड़ेगा, लड़की की शादी करनी पड़ेगी, जहेज देना पड़ेगा, उसकी जरूरियात का लिहाज रखना पड़ेगा। इस बुनियाद पर लड़कियों को कत्ल कर दिया करते थे। यहां तक आता है मऊदा के अल्फाज कुरान में इस्तेमाल किए गए हैं कि बाज नाहंजारों ने, अहमकों ने यह काम किया कि जिंदा लड़की को गड्ढा खोदा और जमीन के अंदर दबा दिया, उसका दम उसी के अंदर घुटा और मर गई। यूं फरमाया अल्लाह ने, ऐ इंसानों तुम्हें दुनिया छोड़नी है। और आज तक बहुत से मुफक्किरीन पैदा हुए, बाजों ने तो खुदा की खुदाई का इनकार किया है, लेकिन इस रोए जमीन पर यह हकीकत है कि मौत का किसी ने इनकार नहीं किया। मौत एक अटल हकीकत है।
अल्लाह ने ये फरमाया ये मौत हर इंसान को आनी है, और अल्लाह जो सारी कायनात का बनाने वाला है, अल्लाह के सामने सबको जवाबदेह होना है। जिन मुजरिमों ने ये जुर्म किया है कि किसी लड़की को कत्ल किया है, जिंदा दरगोर किया है, उसको कयामत के दिन सामने किया जाएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत के। और अल्लाह फरमाएगा व इज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। ए बच्ची जरा बोल, किस जुर्म की पादाश में तुझको तेरे बाप ने, तेरे भाई ने, तेरी माँ ने कत्ल किया था। वो लड़की उस वक्त में इकरार करेगी बारगाह इलाही में, ए इलाहुल आलमीन मेरा तो कोई जुर्म नहीं है, आप जानते हैं मेरा कोई जुर्म नहीं है। लिहाजा असल मुजरिम को सामने किया जाएगा होगा, इसकी माँ असल मुजरिम होगी, इसका भाई असल मुजरिम होगा, यानी जिसका भी किरदार इस सिलसिले में रहा होगा वही मुजरिम बनाकर पेश किया जाएगा। और अल्लाह के यहाँ भी कातिल शुमार किया जाएगा, और कत्ल के सिलसिले में जो सजा है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको बयान किया है कि कातिल को जहन्नम की तपती हुई आग के अंदर डाला जाएगा। और अल्लाह ने इंसानों को सजा देने के लिए, मुजरिमीन को सजा देने के लिए ऐसी जहन्नम की आग तैयार कर रखी है कि अगर रोए जमीन पर उस आग की एक अदना सी झलक दिखा दी जाए तो ये सारी गेंद की माने जो दुनिया है ये धमाका खेज हो जाएगी, ये सारी की सारी फट जाएगी। और ये तो मैं यानी मौजूदा दौर की टेक्नोलॉजी की रोशनी में भी बात कर रहा हूं कि एक रोज ऐसा होगा कि गेंद फट जाएगी, धमाका हो जाएगा। इसी को कुरान और हदीस के अंदर कयामत से ताबीर किया गया कि यही कयामत होगी। अर्ज करने का मंशा ये है कि आज से 1400 साल पहले लोगों के जहनों में लड़कियों को जिंदा दरगोर करने की फिक्र भी थी और उनका अमल भी था। उस पर इस्लाम ने पाबंदी आयद की और इस्लाम ने इस चीज को सख्ती से रोका और इस पर अमल भी हुआ और काफी सदियों तक इस पर अमल होता रहा। लेकिन बातिल की जहां मुख्तलिफ मैदानों में अपनी कोशिशें कामयाब होती हैं, वहीं पर एक बातिल की कोशिश ये भी है कि लोगों से ये लड़कियों का मामला है, इस लड़कियों के मामले को कम किया जाए, इनकी पैदाइश की शरह को कम किया जाए। और हमारे हिंदुस्तान में ये नजरिया बाद में आया। हमारे हिंदुस्तान से पहले यूरोपियन ममालिक में नजरिया आया था और उन्होंने इस पर अमल किया, जिसके नतीजे में वहां लड़कियों की शरह, लड़कियों की पैदाइश लड़कों की बनिस्बत 37% कम हो गई थी। ये ब्रिटिश की बात कर रहा हूं। जब चर्चा आप पढ़ेंगे ब्रिटिश की तारीख को तो ब्रिटिश जो एक अंग्रेजी मुल्क है, इंग्लिश मुल्क है, उस मुल्क के अंदर लड़कियों की तादाद बनिस्बत लड़कों के 37% कम हो चुकी थी। गवर्नमेंट मजबूर हुई और उसने पाबंदी आयद की। लेकिन हिंदुस्तान ने भी अब पाबंदी आयद की है, मगर हिंदुस्तान की पाबंदी में, ब्रिटिश की पाबंदी में, हिंदुस्तान की पाबंदी में, सऊदी अरब और कतर और बहरीन की पाबंदी में, दुबई की पाबंदी में, जिन ममालिक के मेरे सफर हुए हैं और वहां पर जाकर देखा है, उन ममालिक को मैं कह रहा हूं कि इन ममालिक में हुकूमत ने इतने सख्त कवानीन बनाए हैं इस मामले के सिलसिले में। डॉक्टरों को डॉक्टर ये बता देते हैं कि तुम्हारे पेट में लड़की है लड़का है, ये बता देते हैं, वह कोई ऐब नहीं है। हॉस्पिटलों के अंदर कोई ऐब नहीं है, बता दिया जाता है सराहतन। लेकिन अगला जो कदम होता है, अगर किसी ने ये जुर्म कर लिया कि लड़की होने की बुनियाद पर इसकाते हमल हो गया, उसके हमल को खत्म कर दिया गया, तो उसके लिए उम्र कैद से कम का कोई मामला है ही नहीं। उम्र कैद से कम का कोई मामला है ही नहीं उसके यहाँ। और इस सिलसिले में पुलिस, सरकारी महकमा, चाहे वो यानी ये कहिए कि हॉस्पिटलों से मुताल्लिक महकमा हो, इस सिलसिले में इतना सख्त है और इतना पाबंद है कि पूरे कतर के अंदर 1.5 महीना रहा और मैंने इस मौजू पर हॉस्पिटल के अंदर भी जाकर मालूमात की तो ये बताया गया कि पूरे मुल्क के अंदर 1 साल में एक भी वाकया इसका पेश नहीं आया, एक भी वाकया पेश नहीं आया। तो मेरे अर्ज करने का मंशा ये है कि तो इस्लाम ने 1450 साल पहले एक नजरिया पेश किया था। आज दुनिया की आंखें खुल रही हैं, उस नजरिए को देख रही है, देखना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए और उस पर पाबंद होना चाहिए। और मैं अपनी हुकूमत हिंद से इस चैनल के जरिए से ये अपील और दरखास्त करूंगा कि वो इस सिलसिले में कड़ी पाबंदी आयद करे और अपने अफसरान को, हुक्काम को इसका सख्त पाबंद बनाए कि जिस तरीके से बहुत से मामलात में उन्होंने कदम उठाए, जैसा कि अभी बताया गया था कि पोलियो के सिलसिले में एक सख्त कदम उठाया और उस पर पाबंदी से अमल किया तो कंट्रोल पाया गया काफी हद तक। मैं नहीं समझता कि अगर हुकूमत सख्ती के साथ इस मौजू को ले और इस पर अहमियत के साथ कदम उठाए तो अगर 100% नहीं तो 95% में यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस गुनाह पर पाबंदी लगाई जा सकती है और इस जुर्म को खत्म किया जा सकता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।
साहब बहुत बहुत। हमारे साथ CL डोनाल्ड मेथोडिस्ट चर्च भी मौजूद है, हम उनसे भी। मैं आज की मौजूदगी के लिए निहायत खुश हूँ और इंतज़ामिया को मैं मुबारकबाद देता हूँ। अभी जैसे कि जिक्र चल रहा था पोलियो का, डॉक्टर गोयल के टाइम में हमने पोलियो को 101% यहाँ से ख़त्म करा था। अब ये दूसरा पहलू हमारे सामने आया है। इसकी बुनियादी बातों को मैं आपके सामने रखूँगा और जो तजावीज़ हैं और इसकी रुकावटें हैं उनको कैसे रोका जाए, सामाजिक तरीके से, सोशल तरीके से और कानूनी तरीके से, ये आप बाखूबी सुन चुके हैं। मैं यहाँ पे आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे हर फर्द जो मौजूद है और दुनिया के अंदर हर फर्द, मर्द ज़न, वो जो जायदाद है वो परवरदिगार की है, न आपकी है न मेरी है। हर फर्द परवरदिगार का है क्योंकि उसने ही हमको बनाया। और अगर हम इस बात का यकीन करते हैं कि उसने ही हमको बनाया तो हमारा बनाने वाला भी वही है और हमको वापस लेने वाला भी वही है। तरीका कुछ भी हो, ऐसे ही होता चला आया है। अब मेरे सामने दो चीज़ें हैं, एक तो ये कानून इलाही और एक ये कानून दुनिया, इंसान। इनमें दोनों में फ़र्क है। और मैं, जैसा कि मुझे बताया गया, मैं कानून इलाही के ऊपर ज़रा सा आपको बताऊंगा और ज़्यादा टाइम भी मैं आपका नहीं लेने का, क्योंकि काफ़ी इसके ऊपर आपको नज़रसानी कराई जा चुकी है। नंबर 1, हज़रत नूह के ज़माने में, जैसा कि हम पढ़ते हैं अपनी अपनी इलाही किताबों के अंदर, कि एक दुनिया बर्बाद हो चुकी थी और उसके बाद दूसरा दुनिया शुरुआत हुई। वो एक बहुत लंबी तफसील है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया उसको सुनिए। खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी, नंबर 1, और कहा कि बार हो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर करो। ये उसका पहला हुक्म था इंसानों के लिए। वो सिर्फ हज़रत नूह के लिए नहीं बल्कि इंसानों के लिए। आज भी वो कानून हमारे सामने हैं। अगर हम ये समझते हैं कि खुदा का जो हुक्म है कि ज़मीन को मामूर करो, अक्सरियत बनाओ, वो गलत है, तो मैं समझता हूँ कि हमने अपनी को खुदायत की तरफ राग़िब किया है कि हम खाना नहीं दे सकते, हम मकान नहीं दे सकते, हम कपड़ा नहीं दे सकते। हम हैं कौन? कुछ भी नहीं है। तो यहाँ आकर के हम दुनिया के लोग जो हैं अपने कानून के ज़रिए से इलाही कानून को ख़त्म करते हैं। उसके बाद दूसरा एक और आपके सामने पेश करता हूँ। अगर लोग आपस में मारपीट करें, ये बहुत ही समझदारी की बात है। अगर लोग आपस में मारपीट करें और किसी हमला को ऐसी चोट पहुँचाएं कि उसे इसकात हमल हो जाए, और अगर कोई नुकसान ना हो तो उससे जितना जुर्माना उसका शौहर तजवीज़ करे लिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन अगर नुकसान हो जाए तो तुम जान के बदले जान लो, जान के बदले जान लो। ये जो है ये मैं आपको तौरात शरीफ से बयान कर रहा हूँ, जो कि परवरदिगार ने हमारे पास तक पहुँचाया। आगे चलते हैं हम। तुम्हारा आसमानी बाप यानी कि खुदा, तुम्हारा आसमानी बाप ये नहीं चाहता कि इन छोटों में से एक भी हलाक हो। ये छोटों में से, अब सबसे छोटा अगर हम तसव्वुर करें तो वही जुज़ है जो मादरे के पेट के अंदर है, वो सबसे छोटा है। और अज़ कब्ल पैदाइश अगर हम उसको ख़त्म कर देते हैं तो इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है, इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है। मदर टेरेसा भी इसके ऊपर काफ़ी बयान दे चुकी हैं।
और ये कानून है, कानून इलाही है, कानून की नसीहत है, तो इसको हमने नज़रअंदाज कर रखा, हमारे पूरे समाज ने नज़रअंदाज कर रखा है, वह वो किसी भी दीन धर्म से हो। इसके बाद लानत उस पर जो बेगुनाह का कत्ल करे, लानत उस पर जो बेगुनाह का कत्ल करे, और लोग कहें आमीन, लोग कहें आमीन। अजीजों, हम इस गुनहगार दुनिया में रहते हैं, और जिस गुनाह का हम जिक्र कर रहे हैं और जिस हत्या और कत्ल का हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें उन लोगों को बिल्कुल शिरकत नहीं करना चाहिए। अगर हम उसके अंदर शरीक हैं, जिस्मानी एतबार से या पैसे के एतबार से, किसी भी एतबार से अगर हम उसमें शिरकत कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम उस गलती में, उस गुनाह में, उस कत्ल में शरीक हैं। और बाइबल ऐसे शख्स के लिए ये लफ्ज़ बयान कर रही है कि लानत है इस पर। तो अजीज़ों, इस लानत से हमें बचना है, और इस गुनाह से यहाँ जिक्र इस बात का नहीं है मेरे बयान में कि लड़का है या लड़की। मेरा बयान सिर्फ ये है कि परवरदिगार हमको क्या नसीहत करता है, और परवरदिगार की नसीहत जो मैंने आपके सामने बयान करी, मैं ये समझता हूँ कोई भी धर्म इसको कंडम नहीं कर सकता। और अगर इसको कंडम नहीं कर सकता, तो हम जो मौजूदा यहाँ पे चंद लोग बैठे हुए हैं, ये हमारी ड्यूटी हो जाती है कि हम इसको कामिल तरीके से लेकर कर चलें। जो कानून हम बनाएंगे, काश के उसमें हिस्सा हमारे परवरदिगार का हो, ना कि दुनियादारी का हो। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर साहब, कट कर दिए। आज की हमारी परिचर्चा में इस्लाम आलमी साहब एडवोकेट भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा उनकी राय। थैंक यू वेरी मच। आज का मौजू भ्रूण हत्या के ऊपर ये जो बहस मुबाहिसा का इंतज़ाम किया गया है, मेरी नज़र में इतनी अहमियत की बात है कि हाशमी गर्ल्स डिग्री कॉलेज में ACN के ज़रिए इस प्रोग्राम को रखना बहुत ही अहमियत का मुतहम्मिल है। और मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक शेर पेश करना चाहता हूं, क्योंकि किसी भी नेक काम को, किसी भी बड़े काम को करने के लिए उसकी पहल करना सबसे मुश्किल काम है। इस मीडिया ने इस काम के लिए पहल की है, हाशमी साहब के गर्ल्स कॉलेज से पहल की है, ये बहुत मुश्किल का काम था। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और ये शेर पढ़ना चाहता हूं कि पेश है आग के दरिया से गुजरने का सवाल, पेश है आग के दरिया से गुजरने का सवाल, कौन आता है क़यादत को पैगंबर देखें। हज़रात, इस मौजू पर गुफ्तगू घरों में कर लेना बहुत आसान काम था, आपस में तबसरा कर लेना बहुत आसान काम है, लेकिन मीडिया के माध्यम से, किसी स्टेज के माध्यम से इस बात को कहना अपने आप में दूसरी अहमियत रखता है। हर मौजू पर मुफक्किरीन ने, मुदब्बिरीन ने अपने अपने ख्यालात का इजहार कर दिया। कई बुनियादी चीज़ें बताई गई। इसका ये था कि भ्रूण हत्या के ऊपर की मजम्मत की जाए, भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए। मौजू ये नहीं था कि कन्या भ्रूण हत्या भी है। तो आप ये देखिए कि जो रहने मादर में किसी भी बच्चे का जन्म होने वाला है या पैदा होने वाला है या परवरिश पा रहा है, उसको मार देना या मारने की तैयारी करना या उसके लिए कोई अटेम्प्ट करना किसी भी मजहब में तो जायज़ है ही नहीं। लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके लिए निहायत सख्त किस्म के कानून बनाए गए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इतने सख्त कानून बनाए हैं, आप ये देखिए कि सेक्शन 313 IPC इंडियन पेनल कोड है। अगर कोई आदमी रहने मादर यानी भ्रूण के अंदर कोई बच्चा है और उसको विदाउट कंसेंट ऑफ द वीमेन अगर कत्ल कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, इस काते हमल करा दिया जाता है उसका, तो उसके लिए पनिशमेंट भी ज़बरदस्त रखा है। अभी मिस्टर अमरोही बता रहे थे कि वहाँ पनिशमेंट बहुत बड़े हैं, यहाँ भी पनिशमेंट उसी तरह के हैं।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पनिशमेंट इस हत्याओं के लिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ही ऑब्जर्वेशन के बाद तैयार किए हैं। इसमें भी पनिशमेंट है। फर्स्ट पनिशमेंट ये है कि विदाउट कंसेंट ऑफ द वीमेन अगर आप किसी के बच्चे को जाया कराते हैं तो उसकी सजा जो है लाइफ इम्प्रिजमेंट है। और अगर कहीं उसकी कंसर्न में मेच्योरिटी नजर आ जाती तो उसी में सजा आपको दी जाएगी कि 10 साल की भी सजा हो सकती और उसके साथ साथ फाइन भी किया जाएगा, जैसे मौलाना ने फरमाया कि डोनाल्ड साहब ने फरमाया आप किसी के कत्ल को इस तरह से किसी चीज को कत्ल बगैर किसी कानूनी प्रक्रिया को अपनाए हुए नहीं कर सकते। यानी अगर किसी आदमी का बच्चा सड़ रहा है, मर रहा है, उसको खत्म कर देने की भी इजाजत कानून ने नहीं दी। कोढ़ी है, उसको मारने की इजाजत नहीं दी। कोई आदमी बहुत ज्यादा क्राइम करता है, उसको भी मारने की इजाजत नहीं दी कि रास्ते में नजर आ जाए उसको गोली से उड़ा दो, बल्कि उसके लिए ये है कि इस आदमी को पकड़ा जाएगा तो ये इनाम दिया जाएगा, ऐसा किया जाएगा तो ऐसा किया जाएगा। कानूनी पोजीशन ये है कि इसमें बहुत सख्ती दी गई है। दूसरी बात यह कि लड़कियों का जो कत्ल किया जाता है, रहने मादर में जो मार दिया जाता है, उसके सिलसिले में दो चीजें बताई गई। एक बात यह कि जो हमारे यहाँ जहेज की प्रथा शुरू हो गई है वो हिंदू मुस्लिम सारे समाजों में, उसकी डर की वजह से है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसकी एक बड़ा प्रोविजन दे रखा है, 498 दे रखा कि उसकी सजाएं हो जाती हैं। लेकिन इससे भी आगे की बात बताता हूँ। आज किसी भी माँ को किसी भी बाप को इस बात से नहीं डरना चाहिए कि हमारी लड़की अगर पैदा हो जाएगी तो उसके हुकूक क्या रह जाएंगे। आज ये देखिए नया कानून जो आ रहा है, सिविल कोर्ट्स ने जो हमें नए कानून दिए हैं, जिस तरह से लड़के के राइट्स हैं, प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो लड़की के लिए भी ट्रांसफर कर दिए गए, एग्रीकल्चर लैंड में भी कर दिए गए और रेसिडेंशियल में कन्वर्ट कर दिए गए। तो इस खौफ से समाज को बेदार करना चाहिए। जहाँ जहाँ भी हम कंपेन करें, जैसे जैसे आप कंपेन कर रहे हैं कि लड़की के राइट कम नहीं है, लड़के के मुकाबले में आपकी प्रॉपर्टी में भी हिस्सेदार है, हर तरह से हिस्सेदार है। तो इसलिए अगर इस खौफ से कि लड़की जो है उसको वहां जाके ये हो जाएगा और लड़की का हक नहीं है, ये पराया धन है, यहाँ से हम पढ़ा देंगे उसके बाद वहां चली जाएगी, ऐसा नहीं है। लड़कियों को इस खौफ से कि जहेज के लानत से मर जाएगी, हम मार देते हैं या हमारा नाम नहीं चलेगा, हम मार देते हैं, ये भी ना तो कॉन्स्टिट्यूशनली इजाजत है, मजहबी इजाजत है। इसके लिए जरूरी यह है कि अभी जो भ्रूण हत्याएं हो रही हैं वो आप ये देखें, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, गवर्नमेंट सेंटर्स हैं, पीएचसी हैं, सीएचसी हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, वहां ये केसेस नहीं मिलते। ये केसेस वहां मिलते हैं जब प्राइवेट क्लिनिक्स बन गए हैं। और प्राइवेट क्लिनिक्स जो हैं वो एक तरह के कैंसर है सोसाइटी के लिए। वो हर उस क्राइम को बढ़ावा देते हैं जिससे उसका फायदा हो सकता हो। अगर कोई इलीगल बच्चा पैदा है किसी के बाद, उसको इबॉर्शन कराने के लिए वो अपनी मुंह मांगी रकम लेता और इबॉर्शन कर देता। अगर उन पे चेक लगा दिया जाए तो समाज में ये जो चीज डेवलप हो रही है ये चीज ही डेवलप नहीं होगी। तो बुनियादी तौर पर यह है कि जैसे सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट सेंटर हैं, वो इस कानून को जरूरत देखें, लेकिन जो प्राइवेट सेंटर हैं, जो झोला छाप कहलाते हैं, जिसके लिए अभियान भी चलते रहते हैं, अगर उन पे चेक लगा लिया जाए तो मेरा यकीन है कि कम से कम 90% इस तरह की भ्रूण हत्याएं, चाहे कन्या की हो या पुरुष की हो, उसमें से वो बहुत चेक लग जाएंगी। और हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि सरकारी तौर पर, देखिए कोई भी क्राइम रोकने के लिए पुलिस फोर्सेज होती हैं, लेकिन इसमें पुलिस फोर्स कुछ नहीं कर सकती। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद बहुत से जराए हैं, जैसे आसिफ आलमी ने बताया कि यहाँ एक कमेटी बनी हुई थी, उसके साथ भ्रूण हत्या की, उस पर चेक करते थे, जो सेंटर उसे चेक कर लिए जाते। आज कुछ चेक नहीं हो रहा। अब हम इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से गुजारिश करते हैं कि ये इस तरह की सोसाइटी बनाई जाए, प्राइवेट सोसाइटी भी हो, गवर्नमेंट की तरफ से भी हो, कि जहाँ जहाँ ये चल रही हैं, सेंटर प्राइवेट क्लिनिक्स चल रहे हैं, इबॉर्शंस के चल रहे हैं, उन लोगों को तो एकदम खत्म करना चाहिए, ताकि समाज के अंदर ये जो कोढ़ की तरह से भ्रूण हत्या का चलन बन गया है और आए दिन खबरें आती हैं जो थर्रा देने वाली खबरें हैं, ये खत्म हो। इसके खत्म करने के लिए ज़रूरी यह है कि जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, मैं फिर वही कहूँगा, जो झोला छाप लोग इस काम कर रहे हैं उसको चेक कर लिया जाए और सीएमओ से मिला जाए। वो भी जो हमारे अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं उनको दोबारा से इंस्ट्रक्शन जाए, हालांकि हैं सब जाहिर है, लिखा हुआ भी होता है, लेकिन उसको लगाए जाएं। उसके ऊपर अगर एक दफ़ा चेक करेंगे, 2 दफ़ा चेक करेंगे तो इस तरह का क्राइम जो है ये बहुत ज़बरदस्त क्राइम है, चेक हो जाएगा। और दूसरे पहलू पे सब लोग बात कर चुके हैं, मुझे कुछ कानूनी पहलू पे बताना था जो मैंने आज किया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आलवी साहब। मैं हमारे हाशमी एजुकेशनल सोसाइटी ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार और उनसे जानना चाहूँगा। उनके सबसे पहले
तो आज मैं ये कहना चाहूँगा कि आज 14 नवंबर है और एसीएन चैनल ने आज इस इशू को शुरुआत की है। बहुत बड़ा इशू है और काबिल मुबारकबाद हैं ये सारे ग्रुप के लोग एसीएन के, जिन लोगों ने इस बारे में सोचा, और ख़ास तौर से इनकी रहनुमाई कर रहे अनिल जग्गा जी। और इस बात का ही फ़ख्र है मुझे कि इस प्रोग्राम के लिए इस काम के लिए मेरे कॉलेज को चुना गया और मैं इस प्रोग्राम के तहत इस ताल्लुक़ से ये कहना चाहूँगा कि कहने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं बचा है कि उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं। मुफ्ती अब्दुल रज़ाक साहब ने बड़ी अभी मुदल्लल तकरीर की और मेरे दोस्त जो अमेरिका से तशरीफ़ लाए हुए हैं, कल ही आए हैं, नूर अमरोही साहब, उन्होंने मेरी अदना सी दरख्वास्त पर आज के प्रोग्राम को कबूल किया क्योंकि उनका सिर्फ 1.5 दिन का अमरोहा का प्रोग्राम है और उन्हें जाना भी है, लेकिन वो अपने मसरूफ़ टाइम से मेरी दरख्वास्त पर यहाँ तशरीफ़ लाए। सारी बातें हो चुकी, कानूनी एतबार से भी, दुनियावी एतबार से भी, दीनी भी एतबार से भी, लेकिन मेरी जो अपनी सोच है वो एक ये सोच है कि इस प्रोग्राम के लिए जहाँ तक ये मादर रहम बच्चों को कत्ल कर दिया जाता है, चाहे लड़के हों या लड़की हों, हमारी तहजीब और हमारे मज़हब ने तो आज से 1450 साल पहले हमें बता दिया गया है। उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं, मैं कोई आलिम या मौलवी नहीं हूँ, मेरे लिए मौका नहीं है बोलने का, लेकिन इस सिलसिले में हर तबके को, हर मज़हब को, हर समाज को बेदार होना पड़ेगा। जब तक हम लोग बेदार नहीं होंगे, इसमें ताउन नहीं करेंगे एक दूसरे का, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जैसे भाई इस्लाम आलमी एडवोकेट साहब अभी फरमा रहे थे कि हमारे जो सीएमओ साहब हैं, यानी कि प्रशासनिक अधिकारी जो भी अमला है वो है, या जनप्रतिनिधि हैं, वो जब तक हमारा ताउन नहीं करेंगे, या जो लोग सरकारों में बैठे हैं उनकी सरकारों की क्या पॉलिसी है, जब तक उनकी तरफ से सख्ती नहीं की जाएगी, मैं समझता हूँ शायद उस वक्त तक हम लोग अधूरे और अकेले अपने आप को महसूस करेंगे। बहन आसिफा आलमी ने इससे पहले रोटरी क्लब के ताल्लुक़ से पोलियो के अभियान में और दीगर जहेज़ के मुतालिक अभियान में हम लोगों ने हिस्सा लिया और उसमें कोशिश की। अभी हमारे पंडित जी फरमा रहे थे कि मैंने अपने बेटे की शादी की है और सिर्फ 1 रुपया लिया है, काबिल मुबारकबाद है। इस तरह से चाहे वो हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, क्योंकि मुस्लिम समाज हिंदुस्तान में रहता है और हिंदुस्तान की संस्कृति में हमारे यहाँ एक जहेज़ बहुत बड़ी लानत है, उसमें हम लोग भी शामिल होते जा रहे हैं। पहले इतना ज़ोर और इतनी फ़िक्र और इतना ज़िक्र नहीं हुआ करता था जहेज़ का और शादियों के सिलसिले में, जितना आज हम लोग उस असराफ की तरफ जा रहे हैं और अपने मज़हब से, अपने धर्म से बच के हम लोग अलग तरीके से अपनी एक सोसाइटी में, जैसे मॉडर्न सोसाइटी कहते हैं, उस तरीके से जा रहे हैं कि खड़े होकर लोग हम आज भी आज शादियों में खाना खा रहे हैं। मैं अपनी तारीफ़ या अपने मुंह से ये बात नहीं कहना चाहूँगा। सेकंड लास्ट ईयर मैंने भी अपने छोटे भाई की शादी की है, वो माशाल्लाह MBBS है, और जिस घराने में मैंने शादी की है, जैसे पंडित जी फरमा रहे थे, वो घराना बहुत बड़ा घराना है। अगर वो चाहते तो सब कुछ दे सकते थे और हम चाहते तो सब कुछ ले सकते थे, लेकिन मैंने सिर्फ रुखसती के वक्त एक कुरान करीम का नुस्खा जो उन्होंने बड़े एहतराम और अदब के साथ, जो मेरी ज़िंदगी का, जो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, जो मुकम्मल एक ज़िंदगी की हमारी एक कैटलॉग है, जिसमें हमें रहने का, सहने का, चलने का, फिरने का, अपने दुनियावी और दीनी हुकूक सारी मुकम्मल, मतलब एक कैटलॉग है इंसान की ज़िंदगी की, उसे मैंने कबूल किया। आज हम लोग इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से अगर ये तय कर लें कि हम लोगों को इस जहेज़ की लानत से बचना चाहिए और उससे अपने आप को महफूज रखना चाहिए, तो मैं समझता हूँ माशरे में एक तब्दीली बहुत बड़ी आ सकती है। माशरे में तब्दीली लाने के लिए पूरी दुनिया को इकट्ठा होना नहीं पड़ता, बल्कि अगर एक आदमी हिम्मत करे, क्योंकि मैं उस मज़हब से, उस इस्लाम से ताल्लुक़ रखता हूँ कि अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में भेजे गए थे, उस वक्त दुनिया में कितनी बुराइयाँ थीं, कितनी ख़राबियाँ थीं, कितनी गंदगियाँ थीं, लेकिन उस शख्स के ताल्लुक़ से, उस अजीम शख्सियत के ताल्लुक़ से दुनिया में जो बदलाव आया, हमारा जो वजूद आया, और जिस पे हम आज जिस सुन्नत की पैरवी करना चाहते हैं, करना चाह रहे हैं, अगर उस पर हम अमल करें तो हम दुनिया में बहुत आगे जा सकते हैं। बाकी सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ
कि अहम जो मसला है वो हमारे यहाँ इक़रा का है, तालीम का है। अगर हम तालीम की तरफ जोर दें और तालीम अपने बच्चों को हासिल कराएं तो मैं समझता हूँ शायद हर समाज में, हर घर में एक शऊर पैदा होगा। क्योंकि आज जिस इंस्टीट्यूशंस को मैं चला रहा हूँ, फाउंडिंग इंस्टीट्यूशन से मेरा ताल्लुक़ है। कभी कभी मैं देखता हूँ मुस्लिम माशरे में हाई स्कूल या इंटर करा के बच्चियों को बिठा लिया जाता है कि अब क्या करेगी, अब तो सिर्फ शादी होनी है। इल्म की ना कोई बाउंडेशन है, ना कोई सरहद है, ना इल्म किसी की जागीर है, ना इल्म को कोई छीना जा सकता है, ना इल्म को चुराया जा सकता है। मेरी इस चैनल के ज़रिए से लोगों से दरख्वास्त है, जहाँ जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है, कि अपने बच्चों को, लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों, एक ही नज़र से देखें। दोनों आपकी आंखें हैं। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि लड़की सबसे ज़्यादा अजीज़ है। जब घर में आओ और कोई चीज़ लेकर आओ तो पहले अपनी बेटी को दो। बेटी से अल्लाह के रसूल ने बड़ा प्यार किया है। और औरत जो लड़की है वो कल की बहन है, माँ है आपकी, और अच्छी एक आपकी शरीक हयात है। क्योंकि दुनिया में सबसे पहली माँ हव्वा, और हमारे बाबा आदम का वजूद के बाद ही हम लोग वजूद में आए हैं। और उस ताल्लुक़ से, उस ज़रिए से हमें ये तबलीग मिलती है कि माशरे में ना लड़के का वजूद ज़्यादा है ना लड़की का। दोनों से मोहब्बत करनी चाहिए, दोनों बराबर के शरीक हैं और दोनों को उनका हक़ मिलना चाहिए। इस तरीके से छोटी छोटी बुराइयों को अगर हम रोकेंगे तो इंशाअल्लाह ताला समाज में हम बहुत काम कर सकते हैं और बहुत आगे जा सकते हैं। और ये आज का प्रोग्राम रस्मन प्रोग्राम ना होकर, मेरी दरख्वास्त है आप चैनल के लोगों से कि इस प्रोग्राम को मुख्तलिफ मौजू पे, एड्स का मौजू है, पोलियो तो हमारे ख़त्म हो चुका है और बहुत से मौजू हैं। अगर हम ये छोटे छोटे प्रोग्राम करेंगे इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को दीनी और दुनियावी दोनों मदद आएगी और इसमें आपको कामयाबी मिलेगी। मैं सब लोगों का, हमारे अखबार के जो नुमाइंदे हैं, मेहताब साहब हैं, शाकिर साहब हैं, डॉक्टर अजीम साहब हैं, और जो लोग भी यहाँ तशरीफ़ लाए, मैं उन लोगों का बड़ा मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने इन ACN की टीम से इतनी मुख्तसर से वक्त में कोशिश को कामयाब किया है। और मेरी अल्लाह ताला से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से आगे भी ऐसे ही काम लेते रहें और काम करते रहें और आप लोगों का ताउन हम लोग ज़रिया बनते रहें। अल्लाह।